जितने भी मेहनत कर सकते हो, जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। इतनी अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ज्यादा वैकेंसी है, इसीलिए जितनी मेहनत कर सकते हो, ये 15-20 दिन आपके जीवन को बेहतर कर सकते हैं। तो जितने भी आप मेहनत कर सकते हो ना, और आलतू फालतू चीजें पढ़ना मत। या तो जितना आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, और अगर ये भी कवर ना कर पा रहे हो ना, तो कम से कम मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बीपीएससी के द्वारा लिए गए आज तक जितने भी एग्जाम है उनके क्वेश्चन सोल्व कर लो, सारे सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, और अच्छे से। जो मान लो कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने कब किया, तो फिर चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई सारी चीजें पढ़ लो आप। अगर आप इतना भी कर लेते हैं 15 से 20 दिन में, तो आपके जीवन को एक बेहतर डायरेक्शन मिल सकती है, और आप अगर कोई जो है गवर्नमेंट जो पाएंगे तो आपकी स्थिति नहीं बदलेगी, उससे आपके परिवार की भी स्थिति बदलेगी। तो जितनी इन 10 से 15 दिनों में आप मेहनत कर सकते हो कर लो अपने तरीकों से, ठीक। तो अगर मैं यहाँ बात करूं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन की बात करते हैं, गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो मोहनदास करमचंद गांधी की अगर मैं बात करूं तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होता है, और गुजरात के पोरबंदर में होता है। ये आप सभी जानते हो कि जन्म कब होता है, 2 अक्टूबर। आपने गाना भी बड़ा, हम तो जब बचपन में थे बड़े गाने सुनाते थे 26 जनवरी या 15 अगस्त को, कि आज का दिन है 2 अक्टूबर, आज के दिन 2 फूल खिले थे, एक थे गांधी एक थे शास्त्री। तो 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जो उनका जन्म हुआ। उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो राजकोट गुजरात में हुई। तो प्रारंभिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो राजकोट में हुई बच्चे, ठीक है। कहां हुई, तो राजकोट में हुई। उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की उम्र में ही गांधी जी का विवाह हो गया कस्तूरबा गांधी जी के साथ। तो कस्तूरबा गांधी के साथ मात्र 13 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो गया बच्चे, विवाह हो गया। उन्होंने द इनर टेम्पल, ये लंदन में कॉलेज है, यहां से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। बैरिस्ट्री यानी कि वकालत का। तो अगर मैं बात करूं तो आपने कहा उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया। जो करमचंद गांधी थे इनके पिता, यानी कि अगर मैं करमचंद गांधी की बात करूं तो ये इनके पिता है। ये पोरबंदर, वंकानेर और राजकोट राज्यों के जो है दीवान, यानी कि गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बेहतर फैमिली से, अच्छी फैमिली से। गांधी जी के पिता थे करमचंद गांधी, और करमचंद गांधी को एक निकनेम है उनका, कबा गांधी कहा जाता था। तो क्या नाम है इनके पिता का, करमचंद गांधी जी है। वो चाहे वंकानेर हो, चाहे पोरबंदर हो, चाहे राजकोट हो, यहाँ के दीवान थे, और इन्हें कबा गांधी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कबा गांधी भी कहा जाता था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना की, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक। तो अगर मैं यहां बात करूं तो आपने कहा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, और दक्षिण अफ्रीका में एक लंबे आंदोलन के दौरान वो कई बार जो है जेल भी गए। तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी के द्वारा कहां की गई, दक्षिण अफ्रीका में की। अभी हम पढ़ेंगे कि वो 1893 में गुजरात के व्यापारी थे, अफ्रीका में उनका जो है एक मुकदमा था, उसे मुकदमे को लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए थे, ठीक। दीवान का मतलब एक अधिकारी मान लिया, यानी कि वहां से वो रेवेन्यू का काम संभालते थे। तो दीवान का मतलब जो राजस्व से रिलेटेड काम संभालते हैं उन्हें हम बोलते हैं, ठीक। यहां देखो, और दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने अपने सहयोगियों की मदद से, अपने साथियों की मदद से जो है टोलिस्टॉय फॉर्म की स्थापना की, और फिर अफ्रीका में टोलिस्टॉय फॉर्म में ही रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने एक न्यूज़पेपर शुरू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज पेपर जो है वो किसने शुरू किया, तो आपने कहा गांधी जी के द्वारा शुरुआत किया। बैरिस्टर का मतलब सतीश कुमार पांडे, वकालत समझो, ठीक है। वकालत थी उस समय, बैरिस्टर जो बोलते थे वकालत को बोलते थे। एक अखबार निकाला, ये जो इंडियन ओपिनियन अखबार था ये गुजराती में भी निकलता था, ये हिंदी में भी निकलता था, तमिल में भी निकलता था, और अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था। तो इंडियन ओपिनियन नामक न्यूज़पेपर किसके द्वारा निकाला गया, तो गांधी जी के द्वारा। कहां शुरू किया गया, तो अफ्रीका में। कौन कौन सी भाषाओं में है, तो तमिल में भी दिखाई देगा, हिंदी में भी दिखाई देगा, गुजराती में भी दिखाई देगा, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिखाई देगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में भी दिखाई देगा बच्चे। महात्मा गांधी ने एक फिनिक्स फॉर्म और बनाया। क्या बनाया, फिनिक्स। और ये दक्षिण अफ्रीका के डरबन में उन्होंने 1904 में जो है एक आश्रम स्थापित किया। तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका डरबन में एक फिनिक्स में जो है 1904 में एक आश्रम बनाया, और बाद में जो है बंद हो गया था ये, इसे 2000 में जो है दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दोबारा से स्टार्ट किया, दोबारा खोला, ठीक है, दोबारा खोला। तो अगर मैं यहां बात करूं तो फिनिक्स की अगर मैं बात करूं, फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो है पहला आश्रम माना जाता है। पहला आश्रम जो माना जाता है वो फिनिक्स आश्रम माना जाता है। तो फिनिक्स आश्रम जो है महात्मा गांधी बाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करेंगे भारत में आकर, ठीक है। तो अगर मैं यहां बात करूं तो आपने कहा फिनिक्स जो है उनके द्वारा 1904 में स्थापित आश्रम है जो डरबन दक्षिण अफ्रीका में बनाया गया, और ये उनके द्वारा स्थापित पहला आश्रम माना जाता है जो बाद में जो है बंद हो गया था, और फिर 2000 में जो है दोबारा से ये खोला गया, ठीक है। यहां बात करते हैं मार्क्स। मार्क्स का मतलब ये कार्ल मार्क्स वाला। तो कार्ल मार्क्स ने, गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, यानी कि वो भी जो है राज्य के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करते थे। इसीलिए उन्हें स्वयं को क्या कहा, दार्शनिक अराजकतावादी कहा, दार्शनिक फिलोसफिकल एनार्किस्ट कहे। यानी कि जो व्यक्ति ये कहे कि राज्य की जरूरत ही नहीं है, राज्य की जरूरत नहीं है, तो ये मार्क्स भी कहते थे कि राज्य की जरूरत ही क्या है, हर व्यक्ति जो है अपने अनुसार पॉलिसियां बनाए, व्यक्ति को ध्यान में रखकर हुए चीजें बनाई जाए। तो गांधी जी भी जो है इस बात को स्वीकार करते थे। इसीलिए गांधी जी राज्य के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था, दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था। सत्य और अहिंसा, ये गांधी जी के राम राज्य के 2 युगल सिद्धांत माने जाते हैं, 2 युगल सिद्धांत माने जाते हैं, सत्य को और अहिंसा को। गांधी जी कहते हैं कि एक अच्छे जो है सोशलिस्ट थे, यानी कि समाजवादी थे। वो चाहते थे कि व्यक्ति का भी हित हो और समाज का भी हित हो, यानी कि व्यक्ति के हित के साथ साथ जो है समाज का हित भी चाहते हैं, वो समाज का हित भी चाहते हैं बच्चे, ठीक। तो अगर मैं यहां बात करूं
ठीक। तो अगर मैं यहां बात करूं तो वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय के जो सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे, वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। कोई भी अन्याय और अत्याचार करे उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांधी जी ने जो है लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ है सबका भला, यानी कि सर्वोदय होनी चाहिए। यानी कि गांधी जी के समाजवाद में कहीं ना कहीं मार्क्स की जो है झलक दिखती है। तो यहां से केवल दो ही चीजें आपको जो है कहने की जरूरत है, दो ही चीजें आपको पता होना चाहिए। एक तो उनके राम राज्य के जो दो सिद्धांत है वो सत्य और अहिंसा थे। दूसरा अगर मैं बात कहूं तो मार्क्स की तरह जो है राज्य को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्हें दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता था। और एक वो समाजवाद को जो है समर्थन करते हैं और सर्वोदय की बात करते हैं, यानी कि सबका भला होना चाहिए। तो यहां से दो तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखो, गांधी जी जो श्रम होता है, श्रम का मतलब लेबर क्या होता है, तो श्रम का मतलब होता है लेबर। तो गांधी जी श्रम को जो है बड़ा महत्व देते हैं और वे इस सिद्धांत को जो है क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति से उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो है काम लिया जाए और जितना वो काम कर रहा है उसे उसकी आवश्यकता अनुसार जो है पारिश्रमिक दिया जाए, यानी कि वेजेस दी जाए, मजदूरी दी जाए। तो मैंने कहा कि गांधी जी जो है ये कह रहे हैं कि भैया हर व्यक्ति को जितनी उसकी क्षमता है उतना जो है काम मिलना चाहिए और जितना वो काम कर रहा है उसके अनुसार उसकी मजदूरी भी मिलनी चाहिए। तो गांधी जी जो है श्रम को महत्व देते हैं। गांधी जी की अगर मैं बात करूं तो मार्क्सवादियों की भांति जो है वो आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता को नहीं मानते, ये तो हमने अभी बात कही थी। तो गांधी जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। समझना ध्यान से। राज्य का मतलब क्या होता है, आप देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था की अगर मैं बात करूं, सेंटर में कौन होता है, सेंटर में होता है राज्य, यानी कि राज्य जो है सारी पॉलिसियों का निर्धारण करता है, केंद्र में राज्य होता है। मार्क्सवादी ये कह रहे हैं कि सेंटर में राज्य को रखने की क्या जरूरत है, सेंटर में रखो व्यक्ति को, यानी कि जो पॉलिसी बनाई जाए, जो नीतियां बनाई जाए वो व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए, तो राज्य की क्या जरूरत है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि समाजवादियों में व्यक्तिवादी, यानी कि वो व्यक्ति के हितों के अनुरूप पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, वो राज्य के हितों के अनुरूप की बात नहीं कर रहे। तो यहां अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि गांधी जी जो है वैज्ञानिक समाजवाद की बात करते हैं, वो जो है व्यक्तिवादी भी हैं, जबकि समाजवादी पूरे समाज को लेकर चलता है, लेकिन व्यक्तिवादी कह रहे हैं कि व्यक्ति के हितों को ध्यान में रखा जाए। और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी है, तो वो समाजवादी भी है। समाजवादी राज्य के कंसेप्ट को स्वीकार करते हैं, लेकिन मार्क्सवादी राज्य के कंसेप्ट को स्वीकार नहीं करते। समाजवादी कहते हैं कि सेंटर में जो है सब राज्य होना चाहिए, मार्क्सवादी कहते हैं कि सेंटर में जो है व्यक्ति होना चाहिए। गांधी जी जब सत्याग्रह करते हैं तो उनमें हड़ताल जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। वो कहते हैं हड़ताल की जरूरत नहीं है, हड़ताल का यूज तब किया जाए जब सारे रास्ते बंद हो जाए, तब हड़ताल की तरफ जाना चाहिए, नहीं तो सत्य और अहिंसा के सहारे ही आप बड़े से बड़ा जो है प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, बड़े से बड़े। तो उपवास रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उसे गांधी जी ने सबसे प्रभावशाली अस्त्र बताया, सबसे प्रभावशाली। उन्होंने इसे तो ब्रह्मास्त्र या अग्निबाण कहा। यानी कि उपवास, देखो आपने कई ऐसे मौके हैं जब गांधी जी ने जो है आमरण अनशन करना शुरू कर दिया और फिर अंग्रेजों को झुकना पड़ा उन्हें। पूना पैक्ट के समय भी देखो यरबदा जेल में अनशन करना शुरू कर दिया, तो सारे भारतीय नेता जो है परेशान हो गए, वो अंबेडकर को जो है मनाने पर लग गए कि जो है उसके जो कम्युनल अवार्ड था उसे कैंसिल करो और जो है एक नया समझौता होगा जिसमें दलितों के लिए जो है सीट रिजर्व की जाएगी। ठीक है, सीट रिजर्व की जाएगी। यहां बात करते हैं, गांधी जी ने कहा कि मेरा जो सत्याग्रह सिद्धांत है उसमें जो भी सत्याग्रही होगा, जो सत्य के लिए लड़ रहा है, उसका उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, शत्रु को पराजित करना नहीं है। शाहरुख खान भूल गए क्या? शाहरुख खान क्या कहता था काजोल से कि मेरा रास्ता वो नहीं है कि मैं चाहूं तो इसे आज ही ले जाऊं, सिमरन को भगा के ले जाऊं, लेकिन मेरा रास्ता क्या है, मेरा रास्ता है जो अमरीशपुरी थे उसमें बाबूजी, कि जिस दिन वो हाथ जो है सिमरन का हाथ जो है उनके हाथ में देंगे उसी दिन जाएंगे वो। यानी कि शत्रु के हृदय को परिवर्तन करना है, उसका दिल परिवर्तित होना चाहिए, दिल जीतना है। मुंशी प्रेमचंद के अगर आप उपन्यासों में देखो, मैक्सिमम उपन्यासों में देखें तो हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। हृदय परिवर्तन एक कफन, आपने अगर उनकी कहानी पढ़ी होगी तो कमबख्तों का, उन बाप बेटों का तो हृदय परिवर्तन होता नहीं कभी। वो तो पुत्र यानी कि अपनी पत्नी और यानी कि पिता अपनी पुत्र वधू के कफन के पैसों से भी जो है चाट पकौड़ी मार गए, कचौरी मार गए, तो उनका तो हृदय परिवर्तन हुआ नहीं। बाकी जो है आप देखोगे तो मैक्सिमम जगह जो है हृदय परिवर्तन की बात कही है। और डीडीएलजे में भी लास्ट में अमरीशपुरी क्या कहता है कि जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, यानी कि ये क्या है, ये हृदय परिवर्तन का कंसेप्ट था और यही गांधी जी कह रहे हैं। तो गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में जो सत्याग्रह का उद्देश्य है वो शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। और ये कैसे करेगा, ये भी जो सत्याग्रही है ये सामने वाले व्यक्ति का जब हृदय परिवर्तन कर रहा तो उसे तो कष्ट देकर होगा नहीं, जाहिर सी बात है कि कुछ जो है खुद कष्ट झेल कर होगा। जब वो खुद कष्ट झेलेगा तो सामने वाले व्यक्ति का हो सकता है एक दिन हृदय परिवर्तन हो, और हृदय परिवर्तन हो जाएगा। आप ही देखो, आप में से कितने जो है, आप कहीं जो है लड़का लड़की कहीं प्रपोज करते हैं तो शुरू में क्या मिलता है उन्हें, जो है मना मिलती है, फिर जो है एक दूसरे प्रयास करते हैं, परेशानी उठाते हैं, और बहुत सारे मामलों में, अधिकतर मामलों में क्या होता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है कि यार ये मेरे लिए इतने कष्ट झेल रहा है तो इसीलिए मैं इसे हाँ बोल ही देता हूं या देती हूं, तो हृदय परिवर्तन हुआ। तो अगर हम यहां बात करें वो भी हृदय परिवर्तन है, तो ऐसा तो बहुत कम मामलों में होता है कि आपने पहली बार किसी को कुछ कहा, उसने कहा कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ, ऐसा तो बहुत ही कम चांस होते हैं। नहीं तो भाई संघर्ष करना पड़ता है, चाहे जॉब लेने हो, चाहे कोई साथी चुनना हो, हर मामले में संघर्ष करना पड़ता है। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं कि गांधी जी ने जो फैमिली प्लानिंग की बात करें, परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वाला 1952 में भारत दुनिया का पहला देश बना। तो अगर मैं यहां बात करूं कि सबसे ज्यादा उन्होंने कहा परिवार नियोजन, अगर जो है परिवार को छोटे की मानसिकता विकसित करनी है तो सबसे बेहतर उपाय क्या है, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ठीक,
तो अगर मैं यहां बात करूं, देखो यहां मैं बात बता रहा हूं, गांधी जी जब मात्र 24 वर्ष की उम्र में थे तो 1893 में 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला है, तो ये भारत के गुजराती व्यापारी, लेकिन इनका जो है व्यापार जो है दक्षिण अफ्रीका में भी इनका व्यापार चल रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में व्यापार चल रहा था, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका और डरबन गए। अब मान लो किसी इतना बड़ा व्यापारी है जिसके जो है उस समय भी दक्षिण भारत में व्यापार चल रहे हैं, तो बड़ा व्यापारी होगा। अब मान लो कोई वकील हायर करेगा, गांधी जी को वकील हायर कर रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसे तांगे से भेज देगा, रेल का टिकट देगा तो एसी कोच का टिकट देगा। अब गांधी जी के साथ यही गड़बड़ हो गई, बेचारे एसी कोच का जो है टिकट लेकर बैठे, लेकिन प्रिटोरिया के आसपास जो है उन्हें फेंक दिया रेल से, क्योंकि वहां जो है कालों को जो है, आप कहोगे कि गोरों के अलावा बाकी किसी को जो है ट्रेन में बैठने का अधिकार नहीं था, मतलब उन डिब्बों में बैठने का अधिकार नहीं था। अब हम भले ही चाहे कितनी फेयर लवली और फेयर हैंडसम लगा ले, लेकिन हम रहेंगे हमेशा अंग्रेजों के लिए काले ही, ब्लैक ही रहेंगे। तो वो अफ्रीका में लगभग जो है 21 साल रहे, लगभग 21 साल रहे, और जनवरी 1915 में वो भारत लौट आए, 9 जनवरी 1915 को। अब गांधी जी कोई आम आदमी तो था नहीं। मान लो आपकी मैं बात करता हूं, मैं अपने आप को जो है वैसे नहीं मानता, मैं आप मानता हूं जो आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे का मतलब जो हमसे पढ़ रहे हैं। अब जो हमसे पढ़ रहे हैं, या मान लो जिनका जो है सिलेक्शन हो गया आप में से बीपीएससी के द्वारा, अब आपको ये पता चले कि सचिन एकेडमी की पूरी टीम जो है आपके बीच में आ रही है, तो क्या आप जो है उत्साहित नहीं होंगे? आप उत्साहित होंगे, बिल्कुल उत्साहित होंगे। तो क्या भारत देश उत्साहित नहीं होगा? अब भारत देश में वो व्यक्ति तो उत्साहित होंगे नहीं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, जिन्हें अफ्रीका की खबरें नहीं पता, कुछ नहीं पता, वो कैसे उत्साहित होंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है। एक तो वो व्यक्ति है जिसे जो है सुबह को उठना है और शाम तक इस चक्कर में लगा रहेगा कि बेटे मेहनत करेगा तो इस पेट में जाकर कुछ पड़ेगा। उसे ना जो है राम से मतलब, राम का मतलब भगवान से मतलब, ना अल्लाह से मतलब, ना जो है उसे राजनेता से मतलब, उसे अपने पेट की भूख मिटानी है पहले। तो जो गरीब आदमी है, जो किसान है, मजदूर है, वो गांधी जी से परिचित नहीं थे। लेकिन जो भारत का उस समय राजनीतिक तबका रहा होगा, वो तो गांधी जी की सफलता से कि भाई यार अफ्रीका में उन्होंने जो है सारे काम मनवा दिए अंग्रेजों से, और अफ्रीका से गांधी जी भी इस बहम को पाल कर आए हैं कि अंग्रेज न्यायप्रिय लोग होते हैं, अगर उनके सामने जो है सही तरीके से बात रखी जाए तो वो मान लेते हैं। इस बहम को लेकर वो आए थे भारत में, क्योंकि जब वो भारत में आए जनवरी 1915 में, उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और गांधी जी ने अपील की थी भारत के युवाओं से कि अंग्रेजों की तरफ से सेना में भर्ती हो जाओ, वो न्याय की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया और केसर हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन बाद में गांधी जी को पता चल गया क्या हुआ था, कि अंग्रेज ना न्याय की स्थापना कर रहे हैं, तो कुछ और ही करने आ रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं, अगर हम यहां बात करें तो जनवरी 1915 में भारत लौटे, बड़ी गर्मजोशी से उनका जो है स्वागत किया, और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने संघर्ष किए और उन्हें जो सफलताएं मिली, उससे वो भारत में अपने आप ही लोकप्रिय बन गए, अपने आप ही लोकप्रिय बन गए, सीरियस लेना शुरू कर दिया लोगों ने। लेकिन अभी तक आम लोगों ने उन्हें सीरियस नहीं लिया। आम लोग कब सीरियस लेंगे उन्हें? अब तक जो है कांग्रेस के सम्मेलनों में बात हो रही है कि हमें डोमिनेंट स्टेटस दे दो, हमें पढ़ने का अखबार दे दो, हमें जो है सम्मेलनों में भागीदारी, कोई बात ही नहीं कर रहा भूखे पेट की, कोई भूखे पेट की बात ही नहीं कर रहा। तो आम आदमी कैसे जुड़े? इसीलिए कहा था ना, लॉर्ड डफरिन ने कहा, क्या कहा था, ये कुछ छोटे मोटे लोगों की, यानी कि थोड़े बहुत लोगों की संस्था है कांग्रेस। क्या है ये? अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शी लोगों की संस्था है। लेकिन गांधी जी ने उसे एक आंदोलन बना दिया। ये गांधी जी की सफलता थी कि गांधी जी ने इस भारत के सबसे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी को कांग्रेस से जोड़ दिया। जब इस देश के हर गरीब से गरीब व्यक्ति को यह लगा कि जो गांधी जी वहां बैठकर बात कर रहे हैं ना, वो मेरी भी बात है, वो इसकी भी बात है, तो जब मान लो कोई व्यक्ति आपके बीच आकर कहे और आपकी समस्याओं को जो है कहे, और वो आपकी अपनी खुद की समस्या है, तो आप उसे कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव महसूस करेंगे भावनात्मक लगाव। तो अगर मैं यहां बात करूं तो आपने कहा भारत आने पर गांधी जी का संपर्क जो है गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, और गोपाल कृष्ण गोखले से वो प्रेरित हुए और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले क्या बना रहे हैं कि भाई एक तो होती है मंजिल, और एक मंजिल तक पहुंचने का होता है रास्ता। तो जो मंजिल है वो होता है साध्य, और जो उसे पहुंचने का रास्ता होता है वो होता है साधन। तो उन्होंने कहा मंजिल भी पवित्र होनी चाहिए और उस पर रास्ता जो उसे तय करने का रास्ता है वो भी पवित्र होना चाहिए। तो उन्होंने साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया। गांधी जी उनसे प्रभावित हुए और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया, और गांधी जी ने भी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर बल दिया, दोनों की पवित्रता पर बल दिया उनसे। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं तो उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने आप को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। अब गांधी जी देखो, गांधी जी ने जो है पहले आपको पता है कि जिस भारत में आपको आंदोलन करने हैं, जिस भारत के लिए काम करना है, उसे जान तो ले। तो सबसे पहले, और भारत को जानने का माध्यम क्या है, या तो आप पैदल निकलो या आप जो है रेल के माध्यम से यात्रा करो। तो गांधी जी ने जो है पूरे भारत का भ्रमण शुरू कर दिया, पूरे भारत का भ्रमण शुरू कर दिया। और राहुल गांधी को देखो आप, वर्तमान राहुल गांधी और 2 साल पहले के राहुल गांधी में देखो, अंतर दिखाई देगा आपको, जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आप अलग अलग तरीके से, हो सकता है कोई राहुल को किसी और नाम से जानता हो जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था ने दिया हो, लेकिन इस देश में केवल एक ही नेता है इस समय जो मुद्दों की पॉलिटिक्स करता है या मुद्दों की राजनीति करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो देख लीजिए राहुल गांधी को, जब उन्होंने जो है भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, और अब कर रहे हैं वो, तो यहां से जब वो अलग अलग तरह के लोगों से मिले, अलग अलग लोगों की समस्याएं देखी, तो अब उनमें जो है निखार आ रहा है, वो आपको दिख रहा होगा। ठीक, और हम केवल इस बात पर, मैं कहूं कि केवल रिजल्ट के आधार पर आप ये तय नहीं कर सकते कि इस बंदे को नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, क्योंकि आज जो भारत में मैक्सिमम जो टीचर हैं वो अपने समय के जो है फेलियर टीचर हैं, अपने समय के फेलियर टीचर। या कोई राजनीति में जो है मान लो सरकारें नहीं बना पा रहा, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि ये फेलियर है, तो केवल जो है सफलता तय नहीं करती है। तो यहां हम बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने सबसे पहले आप देखें तो 1901 में जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। आप कहोगे ये तो 1893 में अफ्रीका चले गए और 1915 में वापस आए हैं, तो फिर 1901 में भारत क्या कर रहे हैं? तो ये आए भारत में, इन्होंने भारत के मुंबई में जो है अपना ऑफिस खोला था, वकालत का ऑफिस खोला था, तो बीच में ये मुंबई आए हैं, मतलब भारत आए हैं।
ठीक, तो इस अधिवेशन में गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ। और जो 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता जो है दिनसा वाचा कर रहे हैं, दिनसा वाचा। तो गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका में रहने के बीच में 1901 में जो है भारत आए, और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने जो है विधि कार्यालय का मतलब क्या है, जो अपना वकालत का एक ऑफिस खोला, उन्होंने अपना ऑफिस खोला, ठीक, ऑफिस खोला। तो अगर मैं यहां बात करूं तो महात्मा गांधी ने जो है 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में एक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, और यही बाद में अगर मैं बात करूं, यही अहमदाबाद के जो क्षेत्र में खोला गया सत्याग्रह आश्रम, यही 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, और इसी को साबरमती आश्रम भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को साबरमती आश्रम भी बोलते हैं। तो अगर हम यहां बात करें तो आपने कहा 1915 में उन्होंने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम शुरू किया, जो बाद में 1917 में साबरमती नदी के किनारे ट्रांसफर कर दिया, स्थानांतरित कर दिया बच्चे, ठीक है। चलो अंजलि सिंह, क्लास मतलब आज 22 तारीख है, 26 या 27 तक हमारी सारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। चल आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहां देखो, तो महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो उन्होंने राजनीति को सामाजिक उत्थान और जनकल्याण के लिए जो है सक्रियता समझते थे। यानी कि आजकल के जो है, आज के नेता अगर आप देखो, कोई भी नेता हो, मैक्सिमम नेता आजकल के क्या मानते हैं कि राजनीति क्या है, अपना उत्थान, बहुत तेजी से जो है बहुत ऊपर जाने का उत्थान। लेकिन पहले के नेता आप देखें, पहले के राजनीतिक देखें तो वो क्या कह रहे हैं अपनी राजनीति का, सामाजिक उत्थान, यानी कि समाज का भला होना चाहिए, जन कल्याण, लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक है, लोगों का कल्याण होना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं यहां बात करूं, इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति में क्या दिए गए कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे आज है ना भाई, देश में सेंट्रल गवर्नमेंट है, राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट है, पंचायतों में जाओगे तो पंचायतें सरकार है, तो आपने कहा सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की उन्होंने विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य क्या था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। आप में से किसी भी व्यक्ति की गांव की समस्या क्या है, ये गांव के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से जानेंगे या पटना में बैठे हुए लोग जानेंगे, या आपके गांव की समस्याएं क्या है ये आप बेहतर जानते हैं, उनका क्या समाधान हो सकता है आप बेहतर जानते हैं, या दिल्ली में बैठी हुई सरकार जानती है। इसीलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ कि स्थानीय लोगों के द्वारा जो है स्थानीय समस्याओं का निराकरण करने के लिए उन्हें प्रशासन में भागीदारी दी जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें कि गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता थी, मोरालिटी थी, धर्म की भी बात कर रहे हैं, वो मानवता की भी बात कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी के जो पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वो किसकी बात करते हैं, वो स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, वो राज्य विहीन समाज की बात करते हैं। अब राज्य विहीन समाज हो सकता है उस संदर्भ में जो है सही हो, लेकिन आज के संदर्भ में मुझे नहीं लगता राज्य, आप कहो कि राज्य की जरूरत क्या है। अगर हर व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो आज तो हर व्यक्ति लालची हो चुका है, वो तो अपने फायदे के चक्कर में सबके गले काट देगा। तो एक व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए ना जो कानून और व्यवस्था को बनाकर रखे, जो सिस्टम को बनाए। तो आज के संदर्भ में सही नहीं लगते, तो वे राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। ये जैसे राज्य विहीन समाज की बात कर रहे हैं, तो जेपी नारायण ने किसकी बात की थी इमरजेंसी के दौरान, दल विहीन लोकतंत्र की बात की थी, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया उन्होंने, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, लेकिन बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर एक शब्द चुना, सत्याग्रह शब्द चुना। तो उन्होंने अपने संघर्ष को क्या नाम दिया, सत्याग्रह नाम दिया, ठीक। और स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सबसे ज्यादा प्रयोग किया, इसका मतलब सत्याग्रह का जो है सबसे ज्यादा प्रयोग किया उन्होंने। सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए अडिग रहना, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह जो है एक नैतिक शक्ति है, मोरल शक्ति है। यानी कि सत्याग्रह का मतलब होता है कि सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना या अडिग करना, या सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। तो सत्य और अहिंसा के फॉलो करने से आपके अंदर जो एक बल आएगा उसी को हम बोलते हैं सत्याग्रह बच्चे। क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बच्चे। विकेंद्रीकरण क्या होता है, स्तुति पांडे, विकेंद्रीकरण को अपने घर से समझो ना, अपने घर से समझो जी। अब तो घरों में भी विकेंद्रीकरण होने लगा है, सत्ता का बंटवारा होने लगा है। अब मम्मी जो है घर संभालती है, पापा बाहर संभालते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक रूढ़िवादी धारणा। अगर मैं इस बात को कह रहा हूं कि मम्मी घर संभालती है, पापा बाहर संभालते हैं, तो एक रूढ़िवादी धारणा है, आप सीटेट में पढ़ते हैं। अब जो है ऐसा भी उदाहरण देखने को मिलेंगे कि मम्मी बाहर संभाल रही है, पापा घर संभाल रहे हैं, और ऐसा भी देखने को मिलेगा कि मम्मी पापा घर भी संभाल रहे हैं और जो है दोनों बाहर भी संभाल रहे हैं, ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो अब केवल मैं ये कहूं कि मम्मी घर संभाल रही हैं और पापा जो है बाहर संभाल रहे हैं, तो ये भी गलत बात है, ठीक। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का जो है बंटवारा कर देना, सत्ता बंटवारा कर देना। ग्राम के लेवल पर ग्राम देखेंगे, वहां के लोगों की एक सरकार बनेगी जिसे आप ग्राम प्रधान बोलते हो, सरपंच बोलते हो। अभी आपके यहाँ 2-3 साल पहले, उससे पहले शायद कोई टीचर थे, यूट्यूबर थे, उन्होंने कोई सरपंच वगैरह का चुनाव लड़ा था, पता नहीं क्या नाम है उनका। तो गांव में जो है अगर मैं बात करूं तो गांव की सत्ता जो है गांव के लोगों के बीच से सरकार बनेगी, ब्लॉक लेवल पर जाओगे तो ब्लॉक में से सरकार बनेगी, जिले लेवल पर जाओगे तो जिले में। यानी कि अब देश का प्रधानमंत्री ही सब जगह जो है नहीं करेगा, हर व्यक्ति को उसकी जरूरत के अनुसार से संसाधनों का बंटवारा होगा, तो हर स्तर पर सरकार मिलेगी। तो महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अगर मैं बात करूं तो 1917 में जो है चंपारण बिहार से एक सत्याग्रह प्रारंभ किया। कहां से, चंपारण बिहार से। तो चंपारण बिहार से अगर मैं बात करूं तो सत्याग्रह प्रारंभ किया। कहते हैं कि ये गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी ने पहला ही आंदोलन किया, पहला ही सत्याग्रह किया और सफल हो गए।
दूसरा किया, दूसरा सफल हो गए, तीसरा किया, तीसरा सफल हो गए। तो गांधी जी को तो भाई सीरियस लेना शुरू कर देंगे लोग बाग। भाई तीनों आप देखें, चाहे वो अहमदाबाद मिल आंदोलन हो और खेड़ा आंदोलन हो या चंपारण आंदोलन हो, तीनों क्षेत्रीय आंदोलन थे। दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे, एक जो है औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड था। दोनों ही अगर मैं बात करूं तो सफल हो गए, दोनों ही क्या हो गए, सफल हो गए। ठीक, और तीनों सफल हो गए, एक 1917 का और दो 1918 का। तो जब तीन आंदोलन में उन्होंने अपना हाथ डाला और तीनों ही सफल हो गए, तो भाई उनकी तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी यार। आप मान लो आपने जो है पेपर दिया प्राइमरी का, आप पास कर गए, फिर अपना जो है 6 to 8 का दिया, आप पास कर गए, तो अब घर वाले कहेंगे कि बेटा आपके अंदर जो है क्षमताएं हैं, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप जो है 11 to 12 का दो। आप 11 to 12 का भी पहली बार में पास कर गए। अब जो है आसपास के लोग जो है और आप खुद अंदर से मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है ना, जो अंदर से आता है, वो परमानेंट होता है। मैंने एक दिन से और सारी कर दी आग लगाने वाले, आप 1-2 दिन हफ्ते दिन के लिए मोटिवेट हो जाओगे, लेकिन आपकी जो परिस्थितियां हैं, जो आपके अंदर से एक मोटिवेशन आता है, वो परमानेंट होता है। तो आप जब मोटिवेट हो जाओगे तो आपका मन कहेगा कि बेटा आप तो पीसीएससी पढ़ना, बीपीएससी देना, तो बीपीएससी जिससे एसडीएम या डीएसपी बनते हैं वही फोड़ना है आपको। और अगर आपने वो भी पास कर दिया तो फिर आपके दिमाग में सीधा टारगेट आ जाएगा, अब आईएएस बनना। ठीक है, अब आईएएस बनना। तो अगर मैं यहां बात करूं तो महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने के राष्ट्र का आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सबसे बढ़िया व्यवहार है। अगर आप बात करो तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों की जो है क्या जलाई गई, तो आप कहोगे होली जलाई गई, विदेशी वस्त्रों की जो है होली जलाई गई। जाट और भाट क्या होता है श्वेता सुमन? चारण और भाट तो सुना है मैंने। चारण और भाट तो हर्षवर्धन के समय में पुलिस अधिकारी हुआ करते थे, पुलिस व्यवस्था का काम करते थे। लेकिन जाट और भाट आपको पता होगा, हमारे यहाँ भाट अलग होता है और जाट अलग होता है। जाट एक कास्ट होती है और हमारे यहाँ भाट वो होता है, जैसे मान लो कोई हमारे परिवार का भाट है तो उसका सारा इतिहास होगा, हमारा सारा इतिहास मिलेगा। ये आदमी था, इसके इतने बच्चे हुए, इतने बच्चे हुए, उनके ये बच्चे हुए, उसके ये बच्चे हुए, सारा इतिहास मिलता है उसके पास। हाँ, यही है विपिन मुखिया। ठीक, तो अगर हम यहां बात करें, ठीक, तो गांधी जी के जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण जो देशी वस्तुओं के उत्पादन को भी बल मिलेगा और बिक्री को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भाई अगर मान लो हम तो कहते ही हैं, हम करते कुछ नहीं है, हम कहते हैं कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करो। और क्यों करें भाई चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार? पहला सवाल तो यह है, चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार क्यों करें? आप देश में मत आने दो, उन्हें बंद करवा दो, तो देश में क्यों आने दे रहे हो कि चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करो? हमें बताते हैं चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार करो, और जब संसद को जो है सजाया जाता है तो चाइनीज बल्बों से सजाते हो। भाई मैं कह रहा हूं, मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये फोन जो है भारत वाला 10,000 का बना रहा और चाइना का जो है इसे 9,900 का बन रहा, तो मैं ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी मतलब क्वालिटी वाला फोन आप इतने पैसे में उपलब्ध करा दो, इतने उपलब्ध करा दो, तो ले लेंगे। फिर चाइनीज माल कौन खरीदेगा? अगर वही क्वालिटी वही सेम फीचर जो है भारत के सामानों में मिलेगी और उतनी कीमत में मिलेगी, फिर क्यों खरीदेंगे? चाइनीज कोई नहीं खरीदेगा। आप जो है अपने घरों को सजाने के लिए दिवाली की लाइट या लड़ियां लाते हैं, अगर वो चाइनीज की जगह जो है भारत की मिलने लगे उतनी कीमत में और उतनी जो है, तो कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा भाई। ठीक, चलो, तो अगर मैं यहां बात करूं कि महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है जिसका नाम है अनटू दिस लास्ट। क्या है? अनटू दिस लास्ट। तो अगर मैं बात करूं, वो पढ़ी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी ने अनुसार इस पुस्तक का क्या संदेश है कि यह पुस्तक कहती है कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। तो गांधी जी कहते हैं अनटू दिस लास्ट पढ़ के मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, और अब मुझे लगा कि मेरा कल्याण तभी हो सकता है जब सबका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। इसलिए नारा दिया गया, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये नारा वहीं से आया निकल के। तो आपने कहा इसी के आधार पर गांधी जी ने क्या कहा? सर्वोदय, सबका भला होना चाहिए, द वेलफेयर ऑफ ऑल, सबका भला होना चाहिए, यानी कि सर्वोदय की बात हुई। ठीक है, सर्वोदय की बात हुई, यानी कि सबका भला होना चाहिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। यहां देखो, अब धर्मनिरपेक्ष लेखकों में अगर मैं बात करूं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब जो सेक्युलर होते हैं, जिन्हें धर्म से कोई ज्यादा मतलब होता नहीं है, और धर्म से मतलब हो अच्छी बात है, लेकिन धर्म का दिखावा नहीं करना चाहिए। धर्म एक आस्था है और व्यक्तिगत आस्था, मेरा तो मानना है व्यक्तिगत आस्था है और दिखावा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को जो है थोरो, रस्किन और टोल्स्टॉय, ये तीन व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष जो विचारधारा थी उसे परिवर्तन किया, बड़ा प्रभावित किया। तो आपने कहा धर्मनिरपेक्ष लेखकों में अगर आप देखें तो गांधी जी ने थोरो को पढ़ा, रस्किन को पढ़ा, टोल्स्टॉय को पढ़ा। गांधी जी ने थोरो से क्या लिया? गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा आंदोलन और करबंदी की प्रेरणा पाई कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, बात ही नहीं मानेंगे हम, जो गलत बात होगी उसे मानेंगे नहीं, हम टैक्स देंगे ही नहीं। रस्किन से लिया, रस्किन से गांधी जी ने जो है शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा कि अगर कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है तो उसका सम्मान करो, उसका जो है आदर करो, ये सीखा उन्होंने रस्किन से। और टोल्स्टॉय से क्या सीखा? टोल्स्टॉय से उन्होंने सीखा कि ईश्वर तुम्हारे भीतर है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। तो अगर मैं बात करूं, गांधी जी जो है काफी प्रभावित हुए और ये उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। तो जब टोल्स्टॉय ये कह रहे हैं कि ईश्वर आपके भीतर है, और हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने हमेशा से पढ़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, कि सत्य ही ईश्वर है, बस हम सत्य ही ईश्वर कह देगा, कोई उसे सत्य ही जीसस कह देगा, कोई उसे सत्य ही अल्लाह कह देगा, इतना फर्क होगा। कोई सत्य ही बुद्धा कह देगा, कोई सत्य ही महावीर स्वामी कह देगा, लेकिन सबने ये पढ़ा होगा, सबने सुना होगा कि सत्य ही ईश्वर है। अब गांधी जी अगर मैं बात कहूं कि वो कह रहे हैं कि सत्य ही ईश्वर है, तो हर व्यक्ति, कितना ही नालायक व्यक्ति क्यों ना हो, बिल्कुल दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, उसके अंदर भी भले ही चाहे 0.1% मिले, लेकिन सत्य का अंश मिलेगा जरूर, चाहे कितना ही परसेंट कम मिला है। तो अगर उसके अंदर सत्य है तो फिर ईश्वर है,
उसके अंदर ईश्वर भी है, और अगर मैं उसके साथ हिंसा कर रहा हूं तो मतलब उसके अंदर बैठे हुए ईश्वर के साथ हिंसा करनी है। इसलिए गांधी जी ने कहा कि हिंसा नहीं करनी है, हिंसा नहीं करनी है। उस व्यक्ति का मन बदलना है। और मन कैसे बदलेगा? अपने आप कष्ट उठाकर, अपने आप जो है कष्ट उठाकर उसका मन बदलो। बदलोगे या मन नहीं? एक बहुत 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 पुरानी मूवी है, सलमान खान की पहली मूवी है। तो सलमान खान की पहली मूवी है, और सलमान खान उस मूवी में भी अगर आप देखोगे तो मेहनत मजदूरी अपने ऊपर कष्ट देगा, पत्थर तोड़ के, मतलब एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट व्यक्ति बनता है और उस आदमी को प्रभावित करता है। जब उस आदमी को लगता है कि हाँ ये मेहनत की मजदूरी का सम्मान करता है और ये अब जो है कुछ भी करके जो है तेरी बेटी के जीवन को सुरक्षित कर सकता है, तब जो है बात बनी सलमान खान की। जी बताओ जरा किस पिक्चर की नाम बात कर रहा हूं मैं। तो गांधी जी ने जो है जाति विहीन जो अछूत है उनकी दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। जाति विहीन अछूत की दिशा में जो है कठोर संघर्ष किया। तो गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरे जीवन का श्वास है, यानी कि मुझे ऑक्सीजन मिलती है इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, एक क्षण भी जिंदा। आप किसी जो है मतलब जिसे भी आप अछूत कह रहे हो या दलित कह रहे हो या ओबीसी कह रहे हो, आप किसी के साथ अच्छा मत करो, लेकिन केवल उसे इसलिए जो है बेकार मानना क्योंकि वो उस कास्ट से बिलोंग नहीं करता जो आपकी कास्ट नहीं है, ये तो गलत बात है। ये तो महान नालायकता है, मतलब नालायकता है, ठीक, नालायकता है। ठीक है, चलो। तो 1917 और 1918 की मैं बात करूं तो गांधी जी का आंदोलन दिखेंगे, 3 आंदोलन दिखेंगे। चंपारण आंदोलन दिखेगा और अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन दिखेंगे, दोनों गुजरात में। जो ये खेड़ा है और जो ये चंपारण है कृषि से है, और अहमदाबाद आपको पता है कि मील आंदोलन था, मील आंदोलन। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि अहमदाबाद जो मील आंदोलन था वो किसका आंदोलन था? मजदूरों का। मजदूरों का नहीं, तो उसमें भले लिखा हो मील मजदूर कि मील में काम करने वाले, लेकिन वो कौन थे? वो एक फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो वो औद्योगिक कर्मचारी माने जाते हैं। ठीक है, वो औद्योगिक कर्मचारी माने जाते हैं। एक निशा जान कह रही है सर आप भी मूवी देखते हैं, मतलब आप भी मूवी देखते हैं, इसका मतलब क्या है कि मैं मतलब इंसान नहीं हूं, मैं कोई भूत प्रेत हूं, या मेरे जो है जो जिंदा रहने का प्रोसेस है वो आपसे अलग है जी। या जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे जो है माथे पे यहां लिखा हुआ था कि ये टीचर बनेगा। कमाल की बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो। यहां बात करो, यहाँ एक लाइन छूट गई शायद, हाँ ये जो चंपारण और खेड़ा आंदोलन था, चंपारण और खेड़ा आंदोलन जो थे वो किसानों के आंदोलन थे, जबकि जो अहमदाबाद का आंदोलन है वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। किसका था? औद्योगिक मजदूरों का। तो औद्योगिक मजदूरों की जगह औद्योगिक कर्मचारी मिलेगा बच्चे, ठीक। तो क्या मिलेगा? तो आप क्या होगे? कर्मचारी मिलेगा। तो बिहार में अगर आप बात करो तो चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह। और ये भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह माना जाता है। कहते हैं 19वीं सदी के शुरुआत में देखें तो जो गोरे थे, अंग्रेज थे, वो बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। क्या कर लिया? कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट क्या करता था? उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20वें भाग पर जो है नील की खेती करनी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? 3 कठिया पद्धति बोलते हैं बच्चे। तो अगर मैं यहां बात करूं कि 3/20वें भाग में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब गोरे जो बागान मालिक थे उन्होंने किसानों की मजबूरी का फायदा को ये टैक्स देना होगा, ये लगान करना होगा, वो करना होगा बच्चे, ठीक। तो किसानों के इस परेशानी के विरोध में गांधी जी ने जो है चंपारण सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया, और इस मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया, और जो बागान मालिकों ने जितना भी गलत तरीके से वसूला है उसका 25% जो है किसानों को वापस कराया गया और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द कराया गया, ठीक। तो आपने कहा बागान मालिकों ने जितना भी अवैध वसूल किया था उसका 25% जो है वापस राजी। तो ये पहला सत्याग्रह जो है सफल रहा। और पंडित राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण में बुलाया था, चंपारण में बुलाया था कि गांधी बाबा एक बार जो है चंपारण में भी चलकर देखो, किसान बड़े परेशान है। ये क्वेश्चन पूछा, ये लखनऊ अधिवेशन में पहुंच गए थे राजकुमार शुक्ल, उन्हें पता चला कि लखनऊ अधिवेशन में आ रहे हैं गांधी जी, और लखनऊ अधिवेशन में जो होम रूल लीग वाले आंदोलन थे वो बड़े पैमाने पर गए थे, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेन बुक करके जा रहे हैं लखनऊ में, ठीक। तो अगर हम यहां बात करें तो चंपारण समस्या की जांच में जो गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में कौन जो है उनके साथ नहीं था गांधी जी के, तो आचार्य जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रूज और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HH कोला इत्यादि शामिल थे। जो ये NG रंगा थे, इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, और रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, और टैगोर को उन्होंने गुरुदेव कहा। तो महात्मा गांधी जी ने उन्हें गुरुदेव कहा, और इन्होंने जो है क्या कहा? तो आपने कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है उन्हें महात्मा की उपाधि दी, ठीक है, महात्मा की उपाधि दी, ठीक। अच्छा, वासुदेव सरनायक बिहार स्पेशल में पढ़ाना शुरू कर दिया ना मॉडर्न, हाँ अच्छे से करना उन्हें, बिहार स्पेशल के क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री के अच्छे से करना, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं बिहार स्पेशल, ठीक है। यहां बात करो, चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद में एक कॉटन मिल थी, उसके मालिकों में और मजदूरों में जो है प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया, प्लेग बोनस को लेकर विवाद हो गया। जो बोनस दिया जाता है ना, जैसे दिवाली बोनस दिया जाता है, होली बोनस दिया जाता है, ऐसी प्लेग की जो समस्याएं फैलती थी, प्लेग की बीमारी होते हैं, उन्हीं को अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो प्लेग बोनस को लेकर
अब गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल का मतलब होता है जो जांच करेगी इस चीज का, राजी कर लिया। लेकिन बाद में मालिकों ने कहा कि 20% बोनस ले लो, जो नहीं मानेगा वो अपने घर जाओ, नौकरी से निकाल देंगे। अब मालिकों की जब इस बात को पता चला तो गांधी जी ने गंभीरता से लिया और मजदूरों से कहा कि हड़ताल करो, इनके खिलाफ हड़ताल करो, और खुद जो है उनके बीच में आकर अनशन पर बैठने का फैसला किया। अब जब ये हड़ताल शुरू हो गई तो मालिकों पर असर पड़ा और उन्होंने सारे मामले को जो है फिर ट्रिब्यूनल को सौंप दिया। और बाद में ट्रिब्यूनल ने तय किया कि भाई 35% जो है बोनस दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा? 35% बोनस दिया जाएगा बच्चे। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं तो मालिकों पर असर पड़ा और सारे मामले को जो है ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। बाद में कितना तय हुआ? तो 35%। बाद में ट्रिब्यूनल ने तय किया कि भाई 35% जो है दिया जाएगा मजदूरों को प्लेग बोनस के तौर पर। मजदूर का मतलब फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि अहमदाबाद का जो आंदोलन था उसमें कौन आंदोलन कर रहे थे? तो औद्योगिक कर्मचारी है, भले ही हम मजदूर कह रहे हैं। तो मजदूर हम किसके कह रहे हैं? मिल में काम करने वाले मजदूर। लेकिन ये मजदूर वैसे नहीं थे कि भाई मजदूरी कर रहे हैं, आपके गन्ने छील रहे हैं या आपके जो है गेहूं कटाई कर रहे हैं या आपके घर की सफाई कर रहे हैं। ये औद्योगिक कर्मचारी है, कॉटन मिल में काम करते हैं, औद्योगिक कर्मचारी है ये। ठीक, तो अगर मैं यहां बात करूं, मार्च 1918 में आप देखें तो गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट होगी फिर भी सरकार जो है लगान में छूट नहीं दे रही। ये नहीं है कि फसल नष्ट होगी तो जो टैक्स वसूली है उसे स्थगित कर दो, पोस्टपोन कर दो। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया। ठीक है, तो उन्होंने जो है सत्याग्रह किया। अब महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जब उन्होंने जुलाई 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए कहा, गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। हे राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ठीक, तो मैंने कहा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। जुलाई 1944 में ऑल इंडिया रेडियो से, आजाद हिंद रेडियो से बोलते हुए उन्होंने कहा था कि हे राष्ट्रपिता, देश की आजादी के लिए अंतिम युद्ध शुरू हो चुका है। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपके आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी शुभकामनाएं चाहते हैं। नोखली काल पता आपको? नोखली काल, ये बहुत बुरा दौर है भारत का। नोखली काल, बड़े पैमाने पर जो है हिंदू मुस्लिमों के जो है दंगे चल रहे, बड़े पैमाने पर। नोखली में, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता था, बड़े पैमाने पर जो है चल रहे हैं दंगे। ठीक, तो अब अच्छा एक क्वेश्चन ये होता रहा कि बापू किसने कहा था गांधी जी को? वैसे ये कहीं मिलता नहीं है ऐसा कि बापू किसने कहा, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ही ले तो राजकुमार शुक्ल कर दे। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा नहीं है कि राजकुमार शुक्ल ने जो है उन्हें बापू कहा। बताओ किसी ने पढ़ा हो तो? ये क्वेश्चन कई बार जो आ रहा है कि बापू किसने कहा था गांधी जी को। मेरे पढ़ने में आया नहीं कहीं से। बताओ जरा, राजकुमार शुक्ल का शायद हो सकता है। कभी पूछते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। बताओ किसी ने पढ़ा, और ऑथेंटिक बताना, ऐसे नहीं हवा में कहीं से भी बता दो। आंदोलन पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। राजकुमार शुक्ल ही है ना? हाँ, उनका ही है, क्योंकि उन्हीं को मिलते हैं। वो यहाँ जब लखनऊ में मिले थे तो उन्होंने कहा था कि बापूजी एक बार जो है चंपारण भी चलकर देख लीजिए, किसानों को बड़ी समस्या है। ना जो रविन्द्रनाथ टैगोर लिख रहे बच्चे, वो तो है ही, वो तो गलत है बिल्कुल। तो अगर इसमें जो है दम है तो केवल वो राजकुमार शुक्ल में है, राजकुमार शुक्ल में। ठीक, अब पंडित नेहरू को जो कह रहे हैं, तो पंडित नेहरू, हाँ यही बात सही है, पंडित नेहरू ने बापू बोलते थे, लेकिन पहली बार पंडित नेहरू ने नहीं बोला था। ठीक है, हाँ राजकुमार शुक्ल ही होंगे। तो नोखली काल में जो प्यारे लाल थे वो महात्मा गांधी के सेक्रेटरी हैं, और इनकी जो बहन है उनका नाम है डॉक्टर सुशीला नैयर। ये गांधी जी की जो है एक डॉक्टर बन चुकी है, डॉक्टर है। और प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी जो है भूमिका निभाई थी। तो नोखली काल में आप याद रखना, महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं वो कौन है? प्यारे लाल है। ठीक है, प्यारे लाल। चलो, जमनालाल बजाज एक कपड़ा व्यापारी थे, बैंकर थे, कांग्रेस के सामाजिक कार्यकर्ता थे और महात्मा गांधी के बड़े ही निकट सहयोगी थे। ये जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज। इनका जन्म जो है जयपुर में हुआ। वर्धा के एक धनवान ने जो है इन्हें गोद ले लिया और 1915 में जो है गांधी जी के संपर्क में आ गए थे। कौन? जमनालाल बजाज। तो जमनालाल बजाज की अगर मैं बात करूं तो कपड़ा व्यापारी, बैंकर और कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। जन्म इनका जयपुर में हुआ। वर्धा के एक धनी व्यापारी ने गोद ले लिया। 1915 से गांधी जी के संपर्क में आए और 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने भाग लिया। भारत के प्रति जब ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया तो उन्होंने राय बहादुर की जो है उपाधि त्याग दी थी। ये कांग्रेस के जो है कोषाध्यक्ष भी रहे और गांधी सेवा संघ के जो है संस्थापक माने जाते हैं। 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया और 1930 में जो है सविनय आंदोलन में भाग लिया। तो जमनालाल बजाज, बस आप एक क्वेश्चन याद रखना, और याद रखो ही ना रखो, कि किसने जो है अपनी राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये याद रखना कि ब्रिटिश सरकारों की नीति के विरोध में किसने अपनी जो है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो आप याद रखना जमनालाल बजाज। ठीक है, जमनालाल बजाज याद रखना आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, चार्ल्स एंड्रूज, जिन्हें हम दीन बंधु भी कहते हैं, ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में जो है अध्यापक थे। भारतीयों से इन्हें थोड़ा सा लगाव था। वे हर तरह से जो है भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर हो, चाहे गोपाल कृष्ण गोखले हो, चाहे महात्मा गांधी से हो, उनसे इनके अच्छे संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका में जो फिनिक्स फॉर्म बना था उसमें भी गांधी जी के साथ रहे थे। और गांधी जी ने देखा कि इन्हें गरीबों से बड़ा लगाव है, गरीबों से बड़ा लगाव है इन्हें। इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा था? तो दीन बंधु की उपाधि दी थी गांधी जी ने। ये तीन बंधु है, एक देश बंधु है, देश बंधु सीआर दास है, चितरंजन दास है, और दीन बंधु जो है एंड्रूज है।
ठीक है, एंड्रूज है। जीके जीएस के लिए भूगोल विज्ञान के सारे बीपीएससी पीआईक्यू करना पड़ेगा क्या? हाँ कर लो, अच्छी बात है जी। अगर आपका तो वैसे भी एसएसटी सब्जेक्ट है, तो जो 2 सब्जेक्ट आपके हैं प्रीति शर्मा, उन्हें आप अच्छे से कर लो, उन्हें तो आप अच्छे से कर लो। नोखली काल जो है, नोखली काल, ये जब देश आजादी की तरफ चल रहा है तो उस समय बड़े भयंकर दंगे हुए थे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में, और जहां पुलिस जाने से भी डरती थी, वहां एक ही आदमी जो है अकेला घूम रहा था अपनी लाठी के सहारे, और उनका नाम था गांधी जी। वो हर संभव प्रयास कर रहे थे कि इन दंगों को जो है रोका जाए। और माउंट बेटन ने भी कहा था कि यार ये क्या बंदा है, जहां जो है पुलिस वाले जाने से डरते हैं वहां गांधी जी अकेले जा रहे हैं। तो उन्होंने तब उन्हें वन मैन आर्मी की संज्ञा दी थी, वन मैन आर्मी की संज्ञा। एक बच्चा है परवीन मिश्रा जो कह रहे हैं सर गांधी जी को बापू जो कहा वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा 100% सही है। मतलब मेरे पे ही सर्च करवाओगे अब सारी चीजें, मुझे अपनी बिहार स्पेशल की किताबें खुलवाओगे क्या? हाँ जी, चलो सर से पूछना, सर बताएंगे। तो अगर मैं बात करूं, एंड्रू जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे, गोलमेज सम्मेलनों में जो है गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में गए, और भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे। 1934 में ही गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। अगर गांधी जी की चलती तो कांग्रेस तो तभी खत्म हो गई होती, क्योंकि उन्होंने कहा था जिस दिन देश की आजादी मिली थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, कांग्रेस क्यों बनी थी, देश की आजादी के लिए, और देश को आजादी मिल गई तो कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए आप। ठीक, तो आपने कहा कि कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, फिर कांग्रेस के कभी जो है सदस्य नहीं बने, कभी सदस्य नहीं बने। गांधी जी ने 1930 में आपको पता है जोहान्सबर्ग में अपनी एक लॉ फर्म भी खोली थी, लॉ फर्म। ठीक, यहां बात करो, गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में जो है ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया, और गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, वहां की भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। बिल्कुल पक्की बात है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु तय करती है, वहां की भूमि तय करती है, वहां के लोग तय करते हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। ठीक है, उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। तो इनकी जो अर्थनीति थी वो सभी तरह के शोषणों का विरोध करती थी। गांधी जी कहते हैं कि शोषण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप भगत सिंह को पढ़ो, भगत सिंह को अगर आपने कभी पढ़ा है, आपको कभी मौका मिले, एक 25 रुपए की, मतलब अब तो बढ़ गई होगी, पहले आती थी, हमारे टाइम में 25 रुपए की किताब आती थी, एक छोटी सी है, नेशनल बुक ट्रस्ट करके किताब आती थी कि मैं नास्तिक क्यों हूं। आप पढ़ना कभी मौका मिले तो भगत सिंह की, कि मैं नास्तिक क्यों हूं। वो भगत सिंह भी एक बार कह रहे हैं कि क्रांति कब तक होती रहेगी, तो क्रांति अंग्रेज आ जाए, भारतीय अंग्रेज चले जाए, भारतीय आ जाए या कोई और आ जाए, क्रांति खत्म नहीं होगी। क्रांति तब तक चलती रहेगी जब तक एक समाज जो है शोषण करता रहेगा, यानी कि जब तक जो है शोषण करता और शोषित मौजूद रहेंगे समाज में तो क्रांति होती रहेगी। ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन जो है शासन कर रहा और कौन नहीं कर रहा। तो शोषण का विरोध करते हैं, चाहे वो शोषण देश के भीतर ही एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। तो गांधी जी हर तरह के शोषण का विरोध करते थे, शोषण नहीं होना चाहिए। ठीक, तो गांधी जी जो है इसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने प्रयत्न के द्वारा एक बढ़िया वातावरण बनाए, जहां श्रम कर सके, जहां कार्य कर सके, और इसके लिए उन्होंने स्वदेशी उद्योगों को जो है बढ़ावा देने की बात की। वो चाहते थे स्वदेशी उद्योग बढ़ाया जाए, और वो जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनकी बड़ी वकालत किया करते थे। क्योंकि छोटे छोटे उद्योग जो मान लो मैं छोटा छोटा उद्योग कर रहा हूं, या गांव में, घरों में, परिवारों में छोटे उद्योग चल रहे हैं, अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो उनमें बड़ा स्वाभिमान होता है। लेकिन तोड़ दिया अंग्रेजों ने, सब तोड़ दिए। ठीक, तो अगर हम बात करें ताकि लोगों को पर्याप्त जो है भोजन मिल सके, वो भूख से पीड़ित न हो, और इसके लिए गांधी जी ने जो है छोटे जो उद्योग होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री जो होती हैं, कुटीर उद्योग बोलते हैं,